नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। बेंगलुरु से जिस मेहदी बिस्वास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो आईएस आतंकी संगठन का ट्विटर अकाउंट हैंडल करता था। इतना ही नहीं, पूछताछ में उसने ये भी बताया कि एक वक्त में वो इसी आतंकी संगठन का रणनीतिकार भी बनना चाहता था। इसके अलावा आपको याद होगा, इससे पहले अरीब मजीद वो आईएस के लिए लड़कर आया था और जब वापस लौटा तो उसने सनसनीखेज खुलासे किए। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि तकरीबन 20 ऐसे भारतीय युवा हैं जो अब भी वहां आईएस के चंगुल में फंसे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में इस सवाल उठता है कि देश के ये युवक, जिनमें मुस्लिम जो युवक हैं उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, ये भटके हुए युवक, इन पर आईएस के इस प्रभाव को कौन कम करेगा और इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु में मेहदी मसरूर बिस्वास की गिरफ्तारी के साथ एक बात साफ हो गई है कि आतंकवादी संगठन आईएस भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। आईएस के ट्विटर अकाउंट हैंडल करने वाले मेहदी को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन शामी विटनेस नाम से ट्विटर पर कई और अकाउंट सक्रिय हैं। ऐसे ही एक अकाउंट शामी विटनेस _2 पर मेहदी के समर्थन में ट्वीट भी किया जा रहा है। और तो और मेहदी के मामले में पुलिस को भी धमकी दी जा रही है। बेंगलुरु पुलिस ने आईएसआईएस के लिए ट्विटर अकाउंट चलाने वाले मेहदी मसरूर बिस्वास को गिरफ्तार करने के बाद अब बेंगलुरु पुलिस के डीसीपी रैंक के अधिकारी अभिषेक गोयल को ट्विटर पर धमकी मिली है। पुलिस का कहना है कि वो इस धमकी की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रो आईएसआईएस एक्टिविस्ट ने एक तरह से इसको छुड़ाने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में यानी कि ट्विटर पर ही एक मुहिम छेड़ के रखी है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आतंकवादी संगठन आईएस के ट्विटर अकाउंट हैंडल करने वाले मेहदी के हमदर्द हैं? क्या वो भी आईएस के प्रभाव में आ चुके हैं? कहीं ये बातें सामने आ रही है कि कुछ ऐसे लोग भी, ज्यादा और भी लोग भी हो सकते हैं। उसके इंटरोगेशन से कोई बातें सामने आ रही है। अब उसकी जो फॉलोअर बेस है, उसका जो 17,000 लोगों का जो फॉलोअर बेस है, उसकी जब जांच होगी तब पता चलेगा कि उसको कौन कौन फॉलो कर रहा है और क्या वो फॉलो करने वाले लोग ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं जस्ट टू चेक द व्यू, और उसको सही मायने में फॉलो कर रहा है, इंप्रेस हो रहा है, ऐसे कुछ है। इस चीजों की जांच होनी बाकी है। आपको बता दें कि कल्याण का अरीब, जो आईएस की लड़ाई लड़ने के लिए इराक तक चला गया था, सूत्रों के मुताबिक आईएस के गढ़ से लौटे अरीब ने एनआईए को पूछताछ में बताया है कि इराक और सीरिया में अब भी 13 भारतीय लड़के आईएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। आईएस के बारे में आप जानते हैं, इसका जन्म इराक और सीरिया में हुआ। लेकिन भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे अछूता नहीं रह सकता है। इस हकीकत को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। खतरा केवल आईएस की तरफ से ही नहीं है, अलकायदा की तरफ से भी है। अलकायदा की कमान संभाल रहे यमन अल जवाहिरी ने तो कुछ महीने पहले खुलेआम कहा था कि अब भारत अलकायदा के निशाने पर है। فإني أزف إلى المسلمين في العالم عامة وفي شبه القارة الهندية خاصة بفضل الله سبحانه قيام فرع جديد لجماعة قاعدة الجهاد، وهو جماعة قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية. وهذا الكيان لم ينشأ اليوم، ولكنه ثمرة جهد مبارك منذ أكثر من 2 لتجميع المجاهدين في شبه القارة الهندية। आतंकवादी संगठन आईएस और अलकायदा के इस खतरे से प्रधानमंत्री मोदी भी देश को आगाह कर चुके हैं। सारे टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहाँ एक्सपोर्टेड है, किसी ने हमारे यहाँ एक्सपोर्ट किया है, होम ग्रोन नहीं है। और इसलिए हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसके विषय में मुझे कभी एक बार CNN ने पूछा था कि अलकायदा का ये चल रहा है तो आपको क्या होगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का मुसलमान अलकायदा को फेल कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी का आशावाद अपनी जगह, लेकिन मेहदी बिस्वास की गिरफ्तारी से साफ है कि देश के भटके युवक आईएस के जाल में फंस रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इन गुमराह मुस्लिम युवकों को आईएस के चंगुल में जाने से कौन और कैसे रोकेगा। और इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि ये भटके हुए युवक, इनको वापस सही रास्ते पर लाने का काम कौन करेगा। आईएस के प्रति जो आकर्षण है, इससे कौन रोकेगा, आईएस के असर को कौन रोकेगा, इंटरनेट से बढ़ रहे प्रभाव पर कैसे लगाम लगाएंगे आप। इंटरनेट जिस पर
पुलिस को धमकी मिलती है अगर वो बिस्वास नाम के उस शख्स को, जो आईएस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल चला रहा है, उसको अगर गिरफ्तार किया जाता है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमजे अकबर साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमजे अकबर साहब, ये बात अब बहुत साफ हो गई है, देश के गृह मंत्री ने ये बात कही कि पढ़े लिखे युवा और उसमें मुस्लिम युवा जो हमारे हैं उनकी संख्या हमें दिखाई देती है, वो आकर्षित हो रहे हैं आतंकी संगठन आईएस की तरफ, जो कि अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है। सवाल ये है, जब ये तस्वीर हमारे सामने है तो क्या किया जा सकता है, सरकार क्या कर सकती है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं कह दूं कि ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई कुछ एक फ्रिंज एलिमेंट्स की है। जहां तक हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है, बहुत सही बात कहा है कि भाई आतंक का ये खेल है, बड़ा गंभीर खेल है और जिस तरह की चेतावनी हम ले सकें वो लेना चाहिए। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और जितना खबर रखती हैं वो काफ़ी वो असरदार खबर होता है। लेकिन ये जो एक मामला चला है, एक इंटरनेशनल मामला चला है, अगर आप देखें ब्रिटेन के साथ कंपेयर करें तो हिंदुस्तान में ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन जो मुसलमान जाते हैं या आकर्षक होते हैं हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ यही 20-25 होंगे अभी तक, और ब्रिटेन में सैकड़ों में चले गए हैं। लेकिन जो भी हो, हमारे मुल्क में जो सच्चाई है वो ये है कि अगर एक भी लड़का जाता है उस तरफ तो मुल्क को भी खतरा है, दुनिया को भी खतरा है, और हमें एक भी लड़के को जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो कड़ाई करनी चाहिए, एक तो जो पकड़े गए हैं उनसे पूरी तरह जानकारी छानबीन लिया जाए, क्योंकि ये जो है सबटेरेनियन है, ये सुराख से नहीं। लेकिन एमजे अकबर साहब, यहाँ सवाल ये है कि तो जो जा रहे हैं, जो पकड़े गए हैं, क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता? क्योंकि ये तो प्रोसेस लगातार चल रहा है, हम कैसे रोकेंगे इन्हें? ये बैंगलोर का जो ट्विटर हैंडल की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में तो इंटेलिजेंस एजेंसियों को बता दिया था। अरीब ने, जो कि आईएसआई का लड़ाका था, उसने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि बैंगलोर में इस तरह का एक शख्स है जो ट्विटर हैंडल करता है। और तब भी अगर एजेंसियां उस तक नहीं पहुंच पाती हैं, जब तक कि एक बाहर का जो चैनल है वो इसको एक्सपोज नहीं करता, तो फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके ऊपर आपकी तरह शक की नज़र से नहीं देखता हूं। वो बहुत लॉयल हैं और बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और हमें अपने ही एजेंसीज को अंडरमाइन इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो कैसे काम करते हैं उनका अपना तरीका होता है। सवाल और बात जो है टीवी डिबेट के बेसिस पे नहीं, टीवी डिबेट के बेसिस पे नहीं हिंदुस्तान चलाया जाता है। नहीं एमजे अकबर साहब, इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम बिल्कुल सही तरह से कर रही हैं, लेकिन इसमें लूपहोल्स बहुत है। ये जो शख्स है मेहदी बिस्वास, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी भी हैं। आलोक शर्मा जी, ये जो शख्स है मेहदी बिस्वास, इसके खिलाफ पहले एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी, कहा था कि इस तरह का कोई ट्विटर हैंडल है जो कोशिश कर रहा है लगातार वाईफाई के माध्यम से उससे संपर्क करने की। पुलिस ने तब उस पर ध्यान नहीं दिया। इतनी पूरी पड़ताल एक विदेशी चैनल करके देता है तो फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। इससे पहले अरीब मजीद अपने दोस्तों के साथ इराक पहुंच गया, आईएस के साथ लड़ाई करके वापस आ गया, फिर हमें पता चल रहा है। तो ये जो कमियां हैं, इसको कैसे भरेंगे आप? किसी को तो आगे आके जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए, कहीं ना कहीं जैसा विजय विद्रोही भाई ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज का इसमें कंप्लीटली फेलियर है। इंटेलिजेंस एजेंसीज तो इसका जो कंप्लीट फोटोग्राफ है वो भी उस न्यूज चैनल से नहीं ले पाई हैं जो उसको धुंधला करके दिखाया गया। बेंगलोर पुलिस ने जरूर तत्परता से काम किया और बेंगलोर पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया, लेकिन अगर बेंगलोर पुलिस की भी कोई कमी रही है तो वो भी कटघरे में खड़ी होनी चाहिए अगर शिकायत आई थी और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम इंटेलिजेंस एजेंसीज पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, हम केवल उनके से सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आ गए हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित व्यक्ति हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसके बावजूद अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो रही हैं, 1700 ट्विटर अकाउंट्स हैं, अगर उनके बारे में अभी तक इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता है। आज के भी तमाम न्यूज़पेपर जो फ्रंट पेज आप देखिए वो कह रहे हैं कि बैंगलोर पुलिस के अरेस्ट करने के बाद केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपना काम कर रही हैं। इसका मतलब पूरी तरह से उनका फेलियर है। मैं इस विषय को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं कि फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है, बिल्कुल कि ये तादाद बढ़ रही है और ऐसी जानकारियां हमें मिल रही है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। शिव शक्ति बख्शी साहब हमारे साथ कमल संदेश से मौजूद है। शिव शक्ति बख्शी साहब, ये सवाल तो उठेगा कि ये जो कमियां हैं इन पर कौन ध्यान दे रहा है?
आप जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में पहले आपको जानकारी मिली थी, तब आपने कुछ नहीं किया। अरेस्ट करने के बाद आपको वर्चुअल वर्ल्ड पे पुलिस को धमकियां मिल रही हैं, उसी नाम के शामी विटनेस नाम के अभी भी ट्विटर हैंडल चल रहे हैं, और पता नहीं कितने ऐसे युवा हैं जिनको इस तरह से भटकाया जा रहा है। इस पर कैसे, कब लगाम लगेगी? ये गंभीर होता जा रहा है मसला, सब मान रहे हैं। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर बहुत ही गहराई से चिंतन होना चाहिए। जबकि आप देखेंगे, देखिए ये जो IS है, ये जो है ये एक अलग किस्म का संगठन है, ये अलग किस्म का टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने जो है ये सोशल मीडिया का काफ़ी अच्छी तरह से ये यूज या मिसयूज जो भी कहें ये कर रहे हैं और अपना प्रोपेगेंडा मशीनरी को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे भी ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? नहीं, इससे भी आगे करेंगे, हम क्या करेंगे? नहीं, इस पर मैं आ रहा हूँ। इससे भी आगे जो है यहाँ पे मुद्दा केवल एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं है या फिर कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से संबंधित बातों का नहीं, बल्कि यहाँ पर एक वैचारिक जो है प्रतिवाद करने का मुद्दा है। एक वैचारिक युद्ध यहाँ पर चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जब तक ये जो एक विचारधारा, वैचारिक युद्ध से क्या मतलब है आपका, स्पष्ट करें उससे। नहीं, एक जो देखिए आप, जैसे ही IS ने अपने आप को घोषित किया कि वो एक इस्लामिक स्टेट के रूप में उसने अपने आप को घोषित किया है, तो देखिए अरब में क्या हुआ, सऊदी अरेबिया में वहाँ के ग्रैंड मुफ्ती ने उसको कंडेम किया। उसके बाद भी आप देखिए सुन्नी जो पूरा वर्ल्ड है जिसका कि ये लीडरशिप की बात कर रहे हैं, करीब 126 सुन्नी इमामों ने इसको कंडेम किया है। हाँ। इसी तरह इस देश में जब भी यहाँ पर ये जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभी वक्तव्य आया था कि इस देश के मुसलमान ने अलकायदा को फेल किया है, तो अभी यहाँ पे इस देश में जिम्मेदारी है कि वैचारिक युद्ध को चलाते हुए यहाँ पर जो है अलकायदा को फेल करने के लिए यहाँ पे जो मुसलमान है उसके जो इंटेलिजेंसिया है इस देश के, हाँ, उनको सामने आना पड़ेगा। भूमिका क्या हो? मौलाना नोमानी साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपने सुना अभी शिव शक्ति बख्शी साहब ने कहा कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और जिस तरह से युवा आकर्षित हो रहे हैं, सवाल ये कि क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं को जो भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभा पा रहे हैं? मुस्लिम धर्मगुरु अपनी भूमिका पूरी तरह निभा रहे हैं, लेकिन यह है कि सबकी जो है एक सीमा है, हद है, सरकार की भी, मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी और अन्य लोगों की। देश और समाज जो है वो बहुत बड़ा है और काम करने वाले हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के लोग हों और अपने यहाँ जो है खुफिया और गुप्तचर एजेंसियों के लोग हों, वो जो है वो सीमित संख्या में भी है और दायरे में भी है। तो ये देखना होगा कि जिम्मेदारी जो है तय करने के बाद जो है उस पर जो है वो कहाँ तक जो है अमल किया गया है, ये देखने की बात है। और ये जितने लड़के जो हैं 20 के करीब जो है नाम आ रहा है, और जैसे अरीब वगैरह आए हैं, ये किसी भी जो है यहाँ जो भारत में जो संगठन है वो किसी संगठन से ये लड़के जुड़े हुए नहीं। होता यह है कि बाज़ लोग जो है वो फैंटेसीइज्म जो है, रूमानियत जो है, उसमें जो मुब्तला हो जाते हैं, और ये जो है संगठन से, बड़े लोगों से जो है मार्गदर्शन और रहनुमाई लेने की जरूरत नहीं समझते। एक बात बताइए मौलाना साहब, अगर ये लोग भटक रहे हैं, बात पूरी करने दीजिए, बात जब पूरी नहीं होती इसीलिए तो काम खराब हो रहा है। बात पूरी करने दीजिए ना, साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आपको टोक नहीं रही हूं। जब बीच में आप काट देते हैं, ये तो मसला खराब होता है, इसीलिए तो काम खराब हो रहा है। मौलाना साहब सुन लीजिए, आप लोग, हम लोग भी जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदारी पे ही मैं आ रही हूँ, जिम्मेदारी पे ही आ रही हूँ कि वो लोग भटक रहे हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं और कह रहे हो किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, लेकिन धर्मगुरुओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? भूमिका है, धर्मगुरु बता रहे हैं कि आतंकवाद जो है इस्लाम के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, और इस तरह जो है ऐसे लोगों के लिए जो है किसी भी जो है वह सब ये समाज में कोई स्थान नहीं है। धर्मगुरु भी कह रहे हैं, संगठन भी कह रहे हैं, हमारे संगठन के लोग जो है वो 200 से जायद जो है आतंकवाद विरोधी जो है वो सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस और इजलास कर चुके हैं, रामलीला मैदान से लेके पूरे देश में। लेकिन यह है कि मैं कह रहा हूं सबकी एक हद है। ये जो है अभी जो बात आई थी जिम्मेदारी तय करने की, ये देखा जाए कि ये जो एजेंसियों के लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की एक बाहर का चैनल जो है हमें बता रहा है, तब हमें पता चल रहा है। हाँ। तो हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? तो ठीक है, आप कह रहे हैं जो एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी सरकार की जो एजेंसीज हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन ये जो खुदा कोई भी नहीं है ना। हाँ। एक आदमी के जहन में जो क्या चल रहा है न हम जानते हैं, आप अहम बात कह रहे हैं मौलाना साहब, बहुत अहम बात कह रहे हैं, लेकिन ये कि जिम्मेदारी की जो है वो बात हो जाती है। ठीक है, आपने अहम बात रखी, मैं इसका जवाब भी लूंगी एमजे अकबर साहब से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ माजिद देवबंदी साहब भी हैं। माजिद देवबंदी साहब, एक सवाल ये भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पढ़े लिखे युवक हैं और
पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद धर्म और कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन इनको इतनी अच्छी तरह भाता है कि एक आतंकी संगठन के साथ जुड़ जाता है। ये कैसे गुमराह हो रहा है बावजूद इसके कि उन्होंने तालीम अच्छी खासी हासिल की है? देखिए, तालीम हासिल करने के दो रुख होते हैं। आप तालीम को जिस तरह इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। अच्छा, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये तालीम हासिल करते करते मेरा अपना तजुर्बा ये है कि बहुत पहले से उन लोगों के टच में आ जाते हैं। कमज़ोरियाँ होती हैं, गुर्बत होती है, फैमिली प्रॉब्लम होती है, वो लोग इनको बहकाने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ये पुख्ता हो जाते हैं। और मैं यहाँ एक बात और आपसे इजाज़त चाहते हुए कहता हूँ कि अभी ज़वाहिरी साहब का आपने दिखाया, उन्होंने हिंदुस्तान का जिक्र किया। माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान के बारे में वो लोग जानते ही नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में वो जानते ही नहीं। अरबी बोलते हैं, वहीं रहते हैं, उन्हें क्या पता। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में अगर ये देखना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे जीता है, इस्लाम सबसे ज़्यादा बेहतरीन कहीं है तो हिंदुस्तान में है, हमारे मुसलमानों के पास है। वो आए तो वो आते नहीं, उन्होंने अरबी में 4 बातें की, पूरे दुनिया के मीडिया ने उन्हें दिखा दिया। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उससे हर कोई सहमत होगा, खुद प्रधानमंत्री अभी जो इन्होंने कहा वो बात जो वैचारिक मामला भी गलत है। ये जो है ये गलत जो है व्याख्या जो है इंटरप्रिटेशन की बात जो आती है उसकी वजह से भी ये लोग जो है अलग हो रहे हैं। और ये आने मोल जो कहते हैं ये लोग तो बुज़दिली सिखाते हैं, कायरता सिखलाते हैं, और हम लोग जो है वो मुजाहिद हैं। तो मुजाहिद को जो एक तरह रूमानियत और फैंटेसिज्म जो है ये एक खतरनाक मामला है। समाजी धर्म गुरुओं का जो है मैं मानता हूँ ऐसे माहौल में भूमिका और जो है वो कर्तव्य जिम्मेदारी जो है मेरी एक बात मुझे अर्ज करने दीजिए। देखिए मैडम, तालीम का जो है उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें या गलत तरीके से। आपको तारीख उठाकर देखें कि ज़्यादातर जो लोग गलत रास्तों पर गए बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए कि उनका जहन पढ़ा लिखा है। उनके यहाँ जहन है, वो सोचते हैं, मशवरा करते हैं। आम आदमी को, आम लड़के को बिना पढ़े लिखे को जो काम करने मुश्किल है, तो मेरा वही बना हुआ है ना, ये पढ़े लिखे हैं, इन्हें अच्छी तालीम मिली है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड, गरीब मजीद का बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं था कि बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आता था। अच्छा खासा मैडम उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। का आया, उनके माँ बाप को कुछ नहीं पता, वो कहते हैं वो हमें कुरान की आयतें पढ़ के सुनाया करता मैडम, था। कुरान की बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर क्यों? हमारे साथ इस चर्चा में एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मौलाना रजा साहब, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो आकर्षण बढ़ रहा है और ये जो कुछ युवा है जो भटक रहे हैं अपने रास्ते से और रुख कर रहे हैं एक आतंकी संगठन का, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? देखिए मैडम, ऐसा है कि जहां तक इन लोगों के रुझान का सवाल है जो उस तरफ जा रहे हैं, पहली बात तो मैं एक बात आपके चैनल पे वाज़े तौर पे बता दूं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, जिसे हम मुसलमान कहते हैं, वो कभी भी IS के फंदे में नहीं आएगा। अब कुछ भटके हुए जो लोग हैं, चाहे वो उन्हें बेरोज़गार आप कह लीजिए या उनका कोई माई बाप ना कह लीजिए, जिनके सर पर किसी का हाथ नहीं है, वो किसी के बहकावे में अगर आ जाएं तो उससे पूरी कौम को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए कि ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, होता कहीं है, जोड़ हिंदुस्तान से दिया जाता है। हो रहा है इराक में, जोड़ा हमारे मुल्क से। मौलाना साहब मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ, आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक आपकी जो बात है उससे मैं इत्तेफाक नहीं कर पा रही हूँ और इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। आपने ये कहा कि पूरी मुस्लिम कौम को नहीं जोड़ना चाहिए, कोई भी नहीं जोड़ रहा है, वो बात बिल्कुल आपकी वाजिब है, उसे सब मानते हैं। सवाल ये आप कह रहे हैं कि इन्हीं का कोई माई बाप नहीं है या शिक्षा नहीं है। ये तो वो नौजवान हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास एक बेहतरीन मुस्तकबिल सामने है, उसको छोड़कर वहां जा रहे हैं। कहाँ मुस्तकबिल सामने है उनके, कहाँ मुस्तकबिल सामने है? अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, अगर कोई कहीं नौकरी कर रहा है, मेहदी बिस्वास के केस में जैसा हम देख रहे हैं। मेहदी को हम नहीं जानते ना, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नौजवान जानता है मेहदी को कि ये है कौन, नया नाम निकल करके आ गया, उसको हाईलाइट लोगों ने कर दिया। ना हिंदुस्तान के किसी नौजवान का उस मेहदी से कोई ताल्लुक है और ना हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, किसी का ताल्लुक। हमारे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेहदी निकल के आए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए ना, इसको ये क्यों जोड़ा जा रहा है कि हिंदुस्तान का नौजवान उससे जुड़ रहा है। और अब तक जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले आ रहे हैं, मुसलमानों के हक में आ रहे हैं। बाइज्जत बरी किया जा रहा है, जबरदस्ती नाम शामिल कर दिया जाता है, 20 साल के बाद उसकी जब जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है तब उसको मैदान में छोड़ दिया जाता है। तो बेगुनाह है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात शिव शक्ति बख्शी साहब। देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि कोई कौम से नहीं जोड़ रहा है, किसी कौम से नहीं जोड़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये कुछ ऐसे युवा हैं जो भटके हुए हैं और ये ऐसे युवा हैं जिनके पास अच्छी तालीम भी है, बावजूद इसके क्यों बढ़ रहे हैं ये आतंक के रास्ते पर? देखिए अभी जो बात इन्होंने कहा और कहते कहते वह कह दिया, जिस द्वंद्व में ये पूरा मुस्लिम समाज जी रहा है कि हमारे जो नौजवान थे जो गुमराह हो गए थे, उन पर गलत केस डाले गए। ये बात जो बार बार ये
फैलाई जाती है, बताई जाती है, इसमें क्या है, आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है इस देश में कमजोर पड़ती है। और इसके साथ साथ में मुस्लिम समाज ही नहीं, इस देश के जो सेकुलरिस्ट हैं, आप खासकर देखिए, ये जितने भी घटनाएं घटी है उसके बाद हमारा जो यहाँ प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें कितने लेख छापे गए। यहाँ पे जो सेकुलरिस्ट मुसलमान, सेकुलरिस्ट जो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कि लेफ्ट और वामपंथी पार्टियों से जो प्रभावित लोग हैं, उन्होंने कितनी इसकी मुजम्मत की, कितनी खिलाफत की, कितने लेख आए। नहीं तो पैनल पर खिलाफत हो तो रही है, पैनल पर जो खिलाफत हो रही है शिव शक्ति बख्शी साहब, बहुत सारे लोग छूटे भी हैं। हाँ। क्या बात करते हैं आप, ये भी सच्चाई है, लेकिन हम उस मुद्दे पर नहीं आए, छूटे हैं, आज हम उस मुद्दे पर नहीं आते। हम देखिए विषय से भटक रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम इन लड़कों की बात करें, इन लड़कों को जाने से कैसे रोका जा सकता है, अगर हम इस मुद्दे पर आए, तो जैसे ये लड़का अरीब गया, तो जब अरीब ने ये कहा कि मैं इस बेंगलोर में एक लड़का ये ट्विटर हैंडल करता है, वो ऐसी ट्वीट करता है जो आईएसआई में जाने के लिए प्रेरित करती है, ये चीज उसने कही और ये बातें पहले भी चर्चा में थी, तो फिर इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये कैसे जो 7 दिन का वीजा लेकर शायद हज के लिए गया और 7वें दिन अगर ये लड़के इराक में हज नहीं होता है, जो भी जियारत के लिए गया, माफ कीजिएगा, जियारत के लिए गया, और अगर आप उस ग्रुप के साथ लौट के नहीं आते तो फिर हमारी खुफिया एजेंसी, जाहिर सी बात है, सवालिया निशान खड़ा होनी चाहिए। बिल्कुल, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? यहाँ सवाल खड़ा होता है, यहाँ पर कमियां हैं और मौलाना रजा साहब कह रहे हैं यही सवाल खड़ा होता है, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, मैं बहुत इत्मीनान से और बहुत आराम से यही कोशिश कर रहा था कि ये जो मसला है ये एक नेशनल मसला है और इसके पार्टीज के ऊपर रखा जाए, पार्टीजन स्ट्रगल में इसको या पार्टीजन नोक झोंक में इसको ना लिया जाए। लेकिन अगर आप इस पे बार बार सवाल करेंगी तो मुझे कुछ अफसोस के साथ बताना पड़ेगा कि बेंगलोर में अभी कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस की पुलिस है, और ये जो काम सारा हादसा होता है, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है और कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा था। अकबर साहब इसी पॉलिटिसाइज किया है, मुल्क को इस गड्ढे में आगे खड़ा कर दिया है। आप यही आप लोगों की तमाम एजेंसियां फेल हो गई हैं। आप बेंगलोर पुलिस को कैसे डाल सकते हैं? बेंगलोर पुलिस को उसको अरेस्ट किया है, जाते हैं और सारे मुद्दे को भटका देते हैं। असल में मौजूद जरा मुल्क को कांग्रेस और बीजेपी से अलग हटके देखिए। देखिए इसको, अच्छा ठीक है मजीद साहब, एक मिनट शिव शक्ति बख्शी साहब, मजीद साहब मैं आती हूँ, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। एक एतराज था जो जताया गया, अकबर साहब, एमजे अकबर साहब, बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, अगर इनको चीखना चिल्लाना है तो फिर क्यों बुलाती है? मैं तो कभी इनको नहीं टोक रहा था, ये अपने बीच में चीखने चिल्लाएं। ऐसे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। मैं आती हूँ आपके पास। दूसरी बात जो है, नहीं अकबर साहब हमारे सीनियर हैं, उनको सुनना चाहिए। हाँ, सुन लेते हैं हमसे, ठीक है, बोलिए। दूसरी बात जो मैं इनको कहना चाहता हूँ, मैं बस, हाँ, दूसरी बात इनको, आप क्योंकि ये मुद्दे काफी उठे हैं, आपने कहा एक वक्त जाके कि यहाँ ये कुरान का आयतें पढ़ के ये लोग ऐसे गुमराह होते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। कुरान की ऐसी भी आयतें हैं जहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ बहुत सख्त लिखा गया है। एक लफ्ज़ है कुरान शरीफ में, उसका नाम है फसादी, और वहाँ पर कहा गया है बार बार कि जो फसादी है और उस फसादी को रोक लो, उस फसादी को ख़त्म कर दो, तो सारे कौम के ऊपर एहसान होगा तुम्हारा। तो इसलिए कम से कम इन बदमाशों के साथ आप इस्लाम को ना जोड़ें तो बड़ी मेहरबानी हो। जी एमजे अकबर साहब, मैं फिर से बोल दूं कि कोई इसे कौम के साथ नहीं जोड़ रहा है। मेरा आपसे सीधा सवाल ये था कि क्या सरकार इस मुद्दे पर वो नहीं कर रही है जो करना चाहिए? और वो इसलिए, देखिए उसके सबूत हैं। उसका सबूत क्या है कि ये जो ताजा मामला सामने आया है मेहदी बिस्वास का, इसके केस में पहले पुलिस को एक शिकायत मिली थी, उस पर कोई काम नहीं किया गया। दूसरा ये कि चैनल 4 इसमें खुलासा करता है और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि सालों से ये इंसान एक ट्विटर अकाउंट चला रहा था। अरीब मजीद के मामले में भी बहुत देर से हम जागे, तो क्या सरकार गंभीरता से नहीं ले रही या एक्शन नहीं ले पा रही है? बिल्कुल, देखिए सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। अगर टेररिज्म को सरकार गंभीरता से नहीं लेगी तो किस चीज को लेगी? लेकिन मैं इंटेलिजेंसीज क्या कर रही है, कैसे अपना काम कर रही है, मुझे मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि कभी कभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस मसले में हुआ है, लेकिन कभी कभी जो सामने आ जाता है, कोई कातिल भी आ जाता है कि इनकी
स्प्रेड और इनका नेटवर्क कितना बड़ा है उसके ऊपर जांचकारी होती है, उसके ऊपर वॉच रखा जाता है। अभी ये क्या किया है वाकई मैं नहीं जानता हूं और ना ही मैं किसी की तरफ पेशगोई देना चाहता हूं। नहीं, लेकिन एमजे अकबर साहब देखिए गंभीर सवाल है, खुद पुलिस परेशान है कि ऑनलाइन जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अकबर साहब चिंता तो सब जताएंगे, वो तो हम भी जताएंगे, लेकिन अगर मीडिया भी चिंता जताएगा, धर्मगुरु भी चिंता जताएंगे, सरकार भी चिंता जताएगी, तो इसका समाधान कौन निकालेगा? आपसे तो समाधान की उम्मीद है जो लोग सरकार में बैठे हैं। तो सवाल ये, अगर ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में इतने ज्यादा इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और हमारे पास कोई तरीका नहीं है इस पर लगाम लगाने का, तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। क्या कुछ सोचा है सरकार ने इस बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई तरीका नहीं है कॉम लगाने का, लेकिन ये लगाम लगाने का, लेकिन ये है कि सरकार जो जरूर है और जो एजेंसियां हैं वो जो है हर चीज का जायजा लेती हैं और अपने कभी कभी मैं जैसे बोलता हूं कभी कभी रखा भी जाता है चेक करने के लिए कितना दूर ये नेटवर्क गया है। खैर मैं बार बार आपको कहता हूं एक्चुअली वो क्या करेंगे ना मुझे बताएंगी ना आपको बताएंगी ना किसी को बताएंगी, क्योंकि खुफिया एजेंसी है, खुफिया तरीके ही से ये काम करेगी। लेकिन हाँ जरूर है, मुझे भी बहुत दुख हुआ ये सुन के कि चैनल 4 का कैमरा टीम आया, लेकिन मैं जरूर समझता हूं कि ये जो मसला है ये मसला बहुत बड़ा है, इसकी एक इतिहास भी है, खिलाफत मूवमेंट की एक इतिहास भी है हमारे मुल्क में। लेकिन अगर कुछ लोग जो है गुमराह हो जाते हैं तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, हमारे मौलाना और आप कह रहे हैं इस पर राजनीति ना की जाए। आलोक जी, तो क्या राजनीति हो रही है आप लोगों की तरफ से? तो बार बार कह रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई इस पर फेलियर नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारे सारी चीजें दुरुस्त है, जो कह रहे हैं मैं आगे रख रही हूँ। किसका फेलियर है? कहीं पर कोई दो राय नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। एमजे अकबर साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी रहे, मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विषय को डाइल्यूट किया वो दर्शक शायद आज पसंद नहीं करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर दीजिए कि हाँ इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है और आगे इस पर हम ये कदम उठाएंगे। आपका जवाब नहीं आया। अगर आप इजाजत दें, मैं मेरी एक गुजारिश है मौलाना साहब का सवाल वाजिब है। दूसरी देखिए वही है, हम इसको राजनीति में ना पड़े इसमें तो बेहतर है। सुई बनाने से अच्छा ठीक है, चलिए उस पर नहीं जाएंगे। अब दूसरा गंभीर मामला है, मुझे ना ब्रेक लेना होगा। मजीद साहब मैं जानती हूँ आप इस पर बोलना चाहते हैं, मौलाना नुमानी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक मैं ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद फौरन आऊंगी। मजीद साहब आपसे बात आगे बढ़ाऊंगी। मजीद देवबंदी साहब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, आपका एक सवाल एमजे अकबर साहब से। अकबर साहब आप हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बचपने से आपको पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमारी सरपरस्ती करें और ये बच्चे जो अपने बच्चे हैं इनकी कुछ ऐसा रास्ता हो कि ये लोग भटके ना, अगर बेरोजगारी है वो दूर हो। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस पर अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या इंटेलिजेंस की जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए या नहीं, या सारे सवालात पॉलिटिक्स में होने चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हमारे मुल्क हैं, हमें उनको रास्ता दिखाना है, बुराई से रोकना है। लेकिन बहरहाल इस पर आपकी राय चाहूंगा कि क्या इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं, कि उन्हें सब कुछ मालूम था और उसके बाद वो कह रहे हैं कि साहब ये तो आइडियोलॉजिकल था और हमें देर में मालूम। अकबर साहब। जी हाँ बिल्कुल, जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो जिनसे गलतियां हुई हैं उनकी जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैंने आपको कहा बार बार, फिर वो शोर शराबे में गायब हो गया कि बेंगलोर की जो पुलिस है वो कांग्रेस सरकार के नीचे है, लेकिन मैं कांग्रेस को ना लाना चाहता था ना ये कहना चाहता था कि लाना भी नहीं चाहते। आप डिबेट में दो बार जिक्र करते हैं। जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी। देखिए मैं जो कह रहा था सर सुन लीजिए। आपको बेंगलोर पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए, कम से कम उसने अरेस्ट तो किया है। अगर आप जिम्मेदारी अगर आप जिम्मेदारी लेने आपने जी क्या बात कर रहे हैं। देखिए वो जो बात है वो सब जो है सब मतलब हर पार्टी इसमें जुड़ी हुई है, हर पार्टी, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस जो है टेररिज्म के सॉफ्ट है। वहां पर जो सरकार भी है वो भी पूरी तरह अपनी कोशिश कर रही होगी कि कैसे हम इस टेररिज्म को रोक रहे हैं। मैं कब कहता हूं कि वहां की सरकार जो है उसकी नीयत में कोई खलल था, बिल्कुल नहीं। और जहां तक आप जो बात कर रहे थे कि कौम की एक तकलीफें हैं, जी बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि खास तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री का स्लोगन है डेवलपमेंट फॉर ऑल और सबके लिए नौकरी, यही एक लंबा तरीका है जिससे ये जो ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं मुझे कि सरकार ठोस क्या कर रही है, क्योंकि अभी तक तो कुछ ठोस होता दिख नहीं रहा है। मौलाना नुमानी साहब
लेकिन आपने एक बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने दिया है, एक नारा दिया है और उससे ये जो भटके हुए लोग हैं ये मुख्य धारा में जुड़ेंगे। क्या नारा दिया है वो सुनना चाहता हूँ। एमजे अकबर साहब, मौलाना रजा साहब, नारा क्या दिया है प्रधानमंत्री ने वो सुनना चाहता हूँ। फॉर ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। शक इसलिए है कि 7 महीने में माफी के अलावा मिला क्या है हम लोगों को? सबके लिए है। मैं ऐसा वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा मुसलमान देखना चाहता हूं कि जिसके एक हाथ में कुरान शरीफ हो और दूसरे हाथ में उनके कहने से कुछ नहीं, मुसलमानों के हाथ में अपना वतन और कुरान पहले से और हिंदुस्तान का संविधान, प्रधानमंत्री से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बहरहाल जो उन्होंने वजीर आजम ने कहा वो तो काबिल कदर बात है अकबर साहब, और बहुत पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं। पहले से ऐसा है और इसमें और इजाफा इसको हम युद्ध का मैदान नहीं बनाएंगे, मेरे पास वक्त कम है। मौलाना नुमानी साहब, आपकी संक्षेप में टिप्पणी मैं इस पर जाऊंगी। देखिए, देश की सुरक्षा और शांति जो है वो सर्वोपरि है, इसका किसी एक पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है और सबकी जो है वो जिम्मेदारी बनती है। यहाँ जो लोग जो है गुर्बत, निर्धनता और बेरोजगारी की बात को ले आते हैं, यहाँ जो है कभी कभी जो है वो वैचारिक मामला जो है वो ऊपर आ जाता है। नक्सली लोग जो है वो गरीब भी हैं, लेकिन यह है कि वो पार्लिमानी निजाम को जो है सिस्टम व्यवस्था को मानते नहीं है। वो तो वैचारिक मुद्दा जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लोग जो है वो खामखा जो है हर बार जो है वो गुर्बत को, निर्धनता को ले आते हैं। यही सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि बहुत से लोग जो है वैचारिक जो है फैंटेसीज़्म और ये बहुत अहम बात है जिससे आप शुरुआत भी कह रहे हैं मौलाना साहब। ठीक है, मुझे रुकना पड़ेगा, आपको मेरे पास वक्त कम है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बाकी मेहमानों की तो जब वो शोर जब हो जाता है तो बात कहाँ से शोर नहीं, और राजनीति से बचे आलोक। राजनीति ने हम तो सही मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, राजनीति से बिल्कुल बचता हुआ आ रहा हूं नेहा जी। यहाँ आज जो विषय है वो ये है कि 17,000 ट्विटर फॉलोअर्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी तुरंत उस पर कार्रवाई करें। और जो बीजेपी हमें कहती थी कि हम सॉफ्ट हैं, आज वो हार्ड स्टैंड ले। 10 से 15 लोग इंटेलिजेंस एजेंसी स्वयं मान रही हैं। आरोप से कोई फायदा नहीं, बीजेपी आंकड़े दे रहा हूं। आप जो है वो और आप भी अपने दायित्व से नहीं बच सकते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम कर नहीं रही है। धर्म गुरुओं को भी अपना काम करना होगा। और हमारा जो यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर एक बात 10 सेकंड का टाइम आप दे, मुझे माफ कीजिएगा शिव शक्ति बख्शी साहब, समझिए मेरी मजबूरी को, वक्त इतना ही है। आपको आगे भी इस तरह की चर्चाएं होंगी, ये मसला गंभीर है। बस इतना है कि जो अलग अलग नुमाइंदे हैं इस देश के, उनको समझने की जरूरत है कि इस पर उनकी जिम्मेदारी क्या है। चलिए, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया, हम चर्चा खत्म कर रहे हैं। लेकिन आप सबकी तरफ से जो बड़ी बातें आई इस चर्चा के बीच में, मजीद साहब सुन लीजिए, जो बड़ी बातें चर्चा के बीच में आई हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। पक्ष विपक्ष में जो तर्क आए हैं, बीजेपी से एमजे अकबर साहब का ये कहना कि राष्ट्रीय मसला है, ये पार्टी से ऊपर रखा जाए इसे, बेंगलुरु में कांग्रेस की सरकार और पुलिस है। कांग्रेस से आलोक शर्मा जी का कहना कि पूरी तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी की विफलता है, बीजेपी को चाहिए कि वो साफगोई से अपनी बात रखे। मुस्लिम एक्सपर्ट साहब जो हमारे, उनका मानना कि सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही हैं। वहीं उलेमाए हिंद से हमीद नुमानी साहब की जो एजेंसियां जांच में जुटी हैं उन्हें जिम्मेदार बनना होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी चीजें जो सामने आई हैं, पर सवाल अब भी बना हुआ है कि आईएस के इस प्रभाव को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा। कम से कम जिम्मेदारी तो समाज के हर वर्ग को और सरकार को भी समझने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।